सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी के रिगार्डिंग रहने वाला है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने वाला है आज का, तो इसलिए इसको मिस मत करिएगा। आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये रहने वाला है कि आज हम लोग देखेंगे इंडिया में जितने भी लोग हैं जो हाई पोस्ट पर अपॉइंट हैं या फिर इलेक्ट होकर गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीजीआई हो गए, प्राइम मिनिस्टर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, गवर्नर, सीजी ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सीएम प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और सेम रहेगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के लिए। हम लोग ये देखेंगे आज, क्योंकि हमें पता है जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट टॉपिक आजकल पॉलिटी बन गया है हिस्ट्री के बाद। ठीक है, तो पॉलिटी से आर्टिकल्स तो पूछ लेगा, अमेंडमेंट पूछ लेगा, उसके बाद क्या पूछेगा, क्योंकि ये तो बच्चे रट लेते हैं, तो वो ये पूछता है कि ये जो आपको नाम दिख रहे हैं हाई पोस्ट पर, हाई अथॉरिटीज हैं जो, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही मतलब वो इलेक्शन के थ्रू बैठ रहे हैं, तो उनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, इलेक्शन का मैनर क्या होता है, इलेक्शन का मतलब जितने भी लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं कौन कौन से लोग वो हिस्सा लेते हैं। देन ओथ, फेवरेट, ओथ कौन दिलाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जिनके नाम लिखे हैं उनको तो भाई प्रेसिडेंट दिला लेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को किसको, प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। देन लास्ट में रिमूवल, रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कैसे लाया जाता है अगर वो लोकसभा राज्यसभा में लाया जा रहा है। देन इम्पीचमेंट, जिसको रिमूवल ही कहते हैं, इम्पीचमेंट टर्म जो है वो बेसिकली रेफर करती है हमें प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के रिमूवल को ही इम्पीचमेंट कहा जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक आर्टिकल तक दिया गया, आर्टिकल नंबर 61, जो कि अभी हम लोग एक एक करके बहुत डीप में देखने वाले हैं। आर्टिकल्स के थ्रू ही समझेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ ये आर्टिकल्स की क्लास नहीं है, ये आर्टिकल्स की क्लास नहीं है। ये आर्टिकल हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसमें कुछ कुछ, लेकिन ये आर्टिकल्स की क्लास नहीं होने वाली। इसमें हम लोग ये देखेंगे जो क्या बोलते हैं अदर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमें फंसा देते हैं। भले ये हमें पता है लेकिन हम लोग कई बार इसमें फंस के घूम जाते हैं। तो जहाँ पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। ये है करंट की प्रेसिडेंट, 15th नंबर की प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे तो वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी तो वो नाम हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो कि 12th नंबर की प्रेसिडेंट थी। और द्रौपदी मुर्मू खुद सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, इनका जो बैकग्राउंड है वो ट्राइबल है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल होते हैं वो 52 से लेकर 61 के बीच में दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 61 के बाद या 52 के पहले इनके आर्टिकल्स है ही नहीं प्रेसिडेंट के, ऐसा गलती मत करिएगा। ये एक रेफरेंस है, कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स का रेफरेंस बताइए तो आप ये मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके बाद आर्टिकल्स नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर। सबसे पहले आता है 52 में, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 52 में यह बात कही गई है। 53 में कहा गया है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो सारी प्रेसिडेंट में समाहित होंगी। छोड़िए 54 जो हमारा मेन बनता है उसमें क्या दिया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट के चुनाव में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है उसको कहते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद, प्लस जितने भी एमएलए हैं, विधायक, वो दोनों हिस्सा लेंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड वाले जो चुनकर आए हैं, नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेंगे। नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेते, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिस्सा लेते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर ये हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये होता है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 55, मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है इसमें। क्या होता है मैनर ऑफ इलेक्शन, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आप क्या समझते हैं। देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब सीधा होता है कि हम डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो कौन देगा, हम जिसको चुन के भेजते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए वाले लोगों को, वो आगे फर्दर वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इस चीज को बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या कहलाता है, डायरेक्ट इलेक्शन जैसे लोकसभा के लिए वोट होते हैं, है ना, लोकसभा के लिए वोट होते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। इसी में आप एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सिंगल सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब क्या होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग का,
जैसे कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या करते हैं जो एमपी एमएलए होते हैं वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं, सेकंड प्रेफरेंस डालते हैं, थर्ड प्रेफरेंस डालते हैं एंड सो ऑन। इस चीज़ को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई एमपी या एमएलए कितनी ज़्यादा बड़े एरिया से निकल के आ रहा है तो उसकी वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर हम उसको कंपेयर करें उन एमपी या एमएलए से जो छोटी जगह से निकल के आ रहे हैं। ज़्यादा दिमाग ना लगा के समझ लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 56 जो मैं बताता है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कितनी टर्म रहती है? 5 साल रहती है, 5 साल की टर्म रहती है। लेकिन 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट सकता है। वो कैसे हट सकता है? या तो वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, रिजाइन दे दे, रेजिग्नेशन लेटर को छपवा दे और दे दे, या उसको रिमूव कर दिया जाए, या उसको रिमूव कर दिया जाए, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाए और उसको हटा दिया जाए। ठीक है, ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जा रहा है, रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, और ये जो रेजिग्नेशन के बारे में बात हो रही कि प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देगा, तो ये देगा वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये जो रेजिग्नेशन के बारे में दिया कहाँ पर गया, तो ये आर्टिकल नंबर 56 का जो सब क्लॉज 1A है उसमें दिया गया है। 56(1) सब क्लॉज बी में दिया गया है ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल कि ऐसे क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसके कारण प्रेसिडेंट को इम्पीच कराया जा सकता है या उसके खिलाफ रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जाता है। तो वो एक ही ग्राउंड होता है जिसको कहते हैं वायोलेशन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ही ग्राउंड होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक होता है आर्टिकल नंबर 56(1) का 3 वाला, ये 3 वाला नहीं, इसको C वाला कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो 5 साल की टर्म खत्म होने के बाद का जो पीरियड रहेगा और अगले इलेक्शन तक अगर लेट हो रहा है तो इस ड्यूरेशन को भी फुलफिल कर सकता है प्रेसिडेंट, मतलब कि उतने टाइम के लिए भी प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है, ये बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे ये जो इम्पीचमेंट हो रहा है इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें हिस्सा कौन कौन लेता है और ये आखिर पूरी प्रोसेस शुरू कैसे होती है और ख़त्म कैसे होती है। देखिए, प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट में सबसे पहले जो रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है, या तो वो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो वो राज्यसभा में लाया जा सकता है। और लाने के पहले एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, उसको बताना पड़ता है कि भाई हम तुमको निकालने के लिए रेजोल्यूशन ला रहे हैं। ठीक है, अब इस रेजोल्यूशन में हिस्सा कौन कौन लेता है, तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों हिस्सा लेते हैं। एमएलए, एमएलसी ये सब हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं। तो होता कुछ यूं है, जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा या तो वो राज्यसभा में लाया जाएगा। और सीरियसनेस चेक करने के लिए एटलीस्ट 1/4 मेंबर होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सीरियसनेस चेक होती है। नहीं से अगर ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर ये सीरियसनेस अगर 1/4 मेंबर से चेक नहीं होगी, इसका मतलब हर दिन कोई खड़ा हो जाएगा 2-4 लोग कि भाई प्रेसिडेंट को निकाल देते हैं, इम्पीच कर देते हैं। तो एक कंडीशन होती है ना सीरियसनेस चेक करने की, वो 1/4 मेंबर जब साइन कर देंगे उससे फुलफिल होती है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो लोकसभा का स्पीकर रहता है और राज्यसभा का जो चेयरमैन रहता है वो समझता कि हाँ भाई लोग सीरियस हैं और ये अपने अपने हाउस से क्या करते हैं, उस रेजोल्यूशन को पास करवाते हैं विद दी स्पेशल मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास कराते हैं। और अगर ये चीज़ पास हो जाती है तो जो प्रेसिडेंट है उसका क्या हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है, मतलब कि उसकी कुर्सी चली जाती है उसके हाथ से। आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे ज़्यादा बिना किसी झंझट के। आर्टिकल 58 में दिया गया है क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं भाई साहब, तो 3 क्वालिफिकेशन कंपलसरी होती हैं कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी उम्र एटलीस्ट 35 होनी चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन लोकसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए, ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 59 कि ही कांट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, he can't be a member of parliament। इसका मतलब he can't be a member of either house of the parliament, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगर वो मेंबर है तो वो मेंबरशिप छोड़ दे, यहाँ तक कि एमएलए है या एमएलसी है तो उसकी भी
जो कुर्सी है वो छोड़ दे प्रेसिडेंट बनने के लिए, नहीं तो उसकी प्रेसिडेंट वाली कुर्सी चली जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पर कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करा हो, मतलब कि किसी भी ऐसे लाभ के पद को धारण ना करा हो जहां से उसकी सैलरी जो है वो विदड्रॉल हो रही है ना। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि वो अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए जुड़ा हो या किसी एनजीओ से जुड़ा हो तो उसको वहां पर छूट मिल जाती है। 60 में दिया गया ओथ के बारे में, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोई अदर जज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो बेंच होती है वो 1+33 की है, इतने सारे जजेस है तो कोई भी आके दिलवा सकता है ओथ के बारे में। तो यहाँ से आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड्स हम लोग ने देख लिए हैं। हाँ, तो यहाँ से आई थिंक सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। और हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर इंक्लूड करिएगा कि किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ आज तक इम्पीचमेंट का प्रोसेस मतलब फुलफिल नहीं हुआ है, लाया गया है। एक प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन, है ना, सर्व कर रहे थे अपनी टर्म 1987 से 1992 के बीच का पीरियड था। 1990 में लाया गया था इम्पीचमेंट का प्रोसेस, लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी तो इम्पीच नहीं हो पाए थे। ठीक है, इनके खिलाफ लाया गया था। अब हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के बारे में। ठीक है, ये कौन है, ये है जनाब जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ही आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, मतलब कि अगर कोई इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसको एक कुर्सी और मिल जाती है जो कि होती है राज्यसभा के चेयरमैन की। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखनी है। और यही थे 14th नंबर के थे, इन्होंने अभी अभी रिजाइन दे दिया है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देते किसको हैं, तो वो देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देगा तो किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, शुरू करें देखना। अब इन्होंने अपना रिजाइन क्यों दिया, वो भी अभी मिस्ट्री बनी, अपनी हेल्थ को लेकर दिया गया था। इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, इनको भी निकालने का, यानी कि रिमूवल का रेजोल्यूशन और विपक्ष ने दिया था, अपोजिशन ने दिया था। कंडीशन कुछ कुछ फुलफिल हो गई थी, कुछ कुछ फुलफिल नहीं हुई थी, और उससे पहले ही इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, इनको कहीं ना कहीं लेके डूब गया, क्योंकि अपोजिशन का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा अनबायस हैं, सरकार के साथ हैं और हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को अनबायस रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बायस थे। ठीक है, पार्शियलिटी कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं 63 से 71 के बीच में लाया करते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 63 हमें बताता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, 64 बताता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही राज्यसभा के नाम से जाना जाता है ना। 1952 लोकसभा राज्यसभा दोनों की फर्स्ट सिटिंग हुई थी। 1954 में लोकसभा को अपना नाम मिला था, राज्यसभा को अपना नाम मिला था। राज्यसभा को अपना नाम कहाँ से मिला था, काउंसिल ऑफ स्टेट से मिला था। लोकसभा को मिला था हाउस ऑफ द पीपल से। तो ये भी याद कर लीजिए, वैसे पूछा तो जाता नहीं है कहीं पर, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के जैसे। कब एक्ट करेगा, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल नहीं होगा मतलब उसकी सीट जो है प्रेसिडेंट की, या तो वो वैकेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। एब्सेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 2-4 दिन की छुट्टी में गया है, 2 महीने की छुट्टी में गया है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पर वर्क करेगा। अगर सीट वैकेंट है, वैकेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो गई है या वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनको रिमूव कर दिया गया है, कुछ भी एक्सपायर्ड कंडीशन, मतलब कि वो दोबारा उस पोस्ट पर कभी लौट के नहीं आएंगे, तो भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के जैसे, है ना। तो ये दिया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करेगा अगर सीट वेकेंट है। तब क्या होगा, तब इलेक्शन होगा कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमेशा तो एक्ट नहीं करेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, तो उस इलेक्शन करवा लिया जाए जल्दी से जल्दी। ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 62 में। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 6 महीने, इससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। 6 महीने तक होल्ड करेगा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी, और उसको जो सैलरी मिलेगी वो सेम मिलेगी जो प्रेसिडेंट को मिलती है। ठीक है,
टर्म बताया गया, टर्म 5 साल है वाइस प्रेसिडेंट की। सेम कंडीशन है, 5 साल से पहले भी छोड़ सकता है, या तो अपना रिजाइन दे दे जैसे कि अभी हमने देखा, या तो उसको रिमूव कर दिया जाए, रिमूवल का रेजोल्यूशन लिया जाए उसके खिलाफ। ठीक है, रिजाइन देगा, किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। बार बार सुनेंगे, बार बार याद हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है ये जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है रिमूवल का रेजोल्यूशन। 14 दिन का पहले नोटिस देना ही देना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, चलिए यहाँ पर शायद नहीं है, आगे होगा। ठीक है, आगे नहीं होगा तो मैं भी बता दूंगा। रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ पर लाया जाएगा? सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन होता है भाई वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा में लाया जाएगा क्या? रेजोल्यूशन। इसके बाद क्या होता है? राज्यसभा के 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ता है सीरियसनेस चेक करने के लिए, और अगर सीरियसनेस चेक हो जाती है, 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं, तब वो जो रेजोल्यूशन है वो जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा के पास, है ना, क्योंकि भाई चेयरमैन के खिलाफ तो खुद ही रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो इनके पास जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? उस हाउस से, राज्यसभा से उसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करवाएंगे। इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है तो वो जाएगा लोकसभा के पास, और लोकसभा के पास सिर्फ उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट गया। ठीक है, उसके खिलाफ जो रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया गया था वो फुलफिल हो गया, और वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी ध्यान रखनी है। हो गया। यहाँ पर ना एक चीज़ ऐड करिएगा, जो टर्म दी गई है 67 में दी गई है। ठीक है, 66 में दिया गया है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब ध्यान सुनिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा कौन कौन लेगा? वही लोग हिस्सा लेंगे जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट में हिस्सा ले रहे थे, मतलब कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों। ठीक है, दोनों हिस्सा लेंगे। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 69 में दी गई है ओथ। ओथ दिलाता कौन है? तो इनको ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिला रहे थे? सीजीआई। सीजीआई को कौन दिलाएंगे? तो वापस से प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 68 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें बताया गया है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और उनकी टर्म के बारे में बताया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है। 70 में क्या बताया गया है? 70 में बताया गया डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। देखिए, प्रेसिडेंट का एक आर्टिकल यहाँ भी आया गया, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो उनकी जगह पर तुरंत फैसले कौन लेगा। ठीक है, 71 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 71 में, ये याद रखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का अगर डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई लफड़ा हो गया वो इलेक्शन को लेके, तो वो जो मैटर है वो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, ये बताया गया आर्टिकल नंबर 71 में, और यहाँ पर हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को लेके कोई भी रिमूवल के ग्राउंड्स नहीं होते हैं, रिमूवल के ग्राउंड्स नहीं होते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा। और इनका भी जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने सारी चीज़ें जान ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे CJI के बारे में, प्लस इन्हीं के साथ लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबके साथ, सबका साथ सबका विकास देखते जाएंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले देख लें, इतनी सारी तस्वीरें हैं, इनके बारे में नहीं देखेंगे तो बुरा ना मान जाए कहीं, है ना। 49th CJI यू जस्टिस यू ललित। 15th नंबर के CJI जस्टिस DY चूर्ण। ठीक है, 51st नंबर के जो CJI हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, नाम तो सुना ही होगा। 52nd नंबर के जो CJI हैं, यहाँ पर लिखता हूँ BR
गवई, ये प्रेजेंट में यही है, अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये यहीं पर है, मतलब प्रेजेंट में है। नवंबर 2015 तक इनका टर्म रहने वाला है, ठीक है। इनके बाद है 53rd जो बनेंगे सीजेआई, उनका नाम है सूर्यकांत, यहाँ पर लिख देता हूँ सूर्यकांत। जो 54th वाले हैं जो बनेंगे आगे चल के सीजेआई, उनका नाम है विक्रम नाथ। और इनके बाद जो बनेंगी 55th नंबर की सीजेआई बी वी नागराथन, है ना। ये फर्स्ट, दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट फीमेल सीजीआई होंगी इंडिया की। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा किस नंबर की हैं, ये भी मार्क कर लीजिएगा। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि फर्स्ट फीमेल जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा जस्टिस फातिमा बीबी। यहाँ कहीं साइड में लिख दूं, चलिए नहीं लिखता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, जस्टिस फातिमा बीबी। अब सीजीआई के रिगार्डिंग हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। वैसे तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स होते हैं सीजीआई के, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स होते हैं, सीजीआई का कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल का रेफरेंस नहीं होता है, सीजीआई का सिर्फ 124 ही आर्टिकल होता है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स का अगर हम रेफरेंस देखें तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक के बीच में दिए गए हैं, ठीक है। जो मेन है, जो पढ़ने लायक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। 124 में दिया गया एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसी के सारे सब क्लॉज में हम लोग एक बार नजर दौड़ाएंगे और हमें सब बन जाएगा, ठीक है। सब क्लॉज 1 में दिया गया कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सीजीआई होना चाहिए, और सीजीआई की जो बेंच है वो 1+33 है, ये बताया गया है प्रेजेंट में। ये वाली याद रखिए। कब हुआ था अमेंडमेंट? लास्ट 2019 में हुआ था। सबसे पहले 1+7 के फ्रेम में थी, अभी 1+33 है। 1 सीजेआई होगा, 33 अदर जजेस होंगे, ठीक है। सेकेंड सब क्लॉज में दिया गया है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से देखिएगा, अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया, सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जितने भी उनके अदर जजेस हैं, मतलब कि ये जो 1 वाले फ्रेम में है और ये 33 वाले फ्रेम में, इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? तो ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इसी के अंदर दिया गया है कि रेजिग्नेशन के बारे में, तो रिजाइन इन लोग किसको देंगे? अगेन प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। देन रिमूवल के बारे में दिया गया है इसमें कि रिमूवल कैसे होता है, वो सब रिमूवल के बारे में दिया गया। और रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो 4th सब क्लॉज में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लॉज नंबर 4 में दिया गया है। रिमूवल का प्रोसीजर क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। थर्ड में दिया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन के बारे में ये जो थर्ड सब क्लॉज है उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। देन एटलीस्ट 5 साल जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, या 10 साल एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होनी चाहिए इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये तीनों अगर कंडीशन में कोई एक भी फुलफिल कर रहे हो आप, तो आप एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। फिफ्थ में दिया गया है कंडीशंस ऑफ रिमूवल, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। सीजीआई के लिए 2 ग्राउंड्स बनते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट के लिए एक ही बन रहा था, है ना, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक भी ग्राउंड नहीं था। सीजीआई के लिए और उसके जितने भी जज होते हैं उनके लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सेम ये हाई कोर्ट के जज के लिए भी बनेगा, वहां भी हम लोग देखेंगे, चिंता मत करिएगा। 6 में ओथ के बारे में दिया गया, ओथ कौन दिलाएगा? तो ये अगेन प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा। प्रेसिडेंट इनको दिलाते हैं, ये प्रेसिडेंट को दिलाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। 7th में दिया गया है प्रोविजन एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम प्लेजेंट और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर देयर रिटायरमेंट। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बन जाएगा तो उसके बाद उसको कहीं भी जॉब करने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझें तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। आखिर रिमूवल होता कैसे है? तो ध्यान सुनिएगा, सबसे कठिन जो रिमूवल होता है निकालने के लिए, रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो लाना तो आसान होता है, लेकिन उसको पास करना, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटाना सबसे कठिन काम होता है इंडिया में, है ना, इवन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होता है। सबसे पहले जो रिमूवल लाया जाता है, रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जाता है, या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा रिमूवल का रेजोल्यूशन,
या तो वो राज्यसभा में लाया जाएगा, अगर वो लोकसभा में लाया जा रहा है तो वहाँ के एटलीस्ट 100 लोगों को उस पर साइन करना पड़ेगा, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो एटलीस्ट वहाँ के 50 लोगों को उस पर साइन करना पड़ेगा, सीरियसनेस चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन अगेन जो लोकसभा का, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसके बाद क्या होता है देखिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसके बाद ये जाएगा, ये जो रेजोल्यूशन है वो जाएगा एक कमेटी के पास, है ना। उस कमेटी का नाम होता है जजेस कमेटी। जजेस कमेटी के पास जाएगा, ये 3 लोगों की एक कमेटी होती है। इस 3 लोगों में होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोई जज होंगे या सीजीआई होंगे, एक हाई कोर्ट के सीजे होंगे और एक एक्सटिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। ठीक है, तो ये 3 लोगों की कमेटी रहती है। ये 3 लोगों की कमेटी चेक करती है कि भाई जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं जज पे वो गिल्टी है कि नहीं है, और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तब ये जाएगा वापस लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, और इसको वहां से पास कराना पड़ेगा विद दी स्पेशल मेजोरिटी, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराएंगे उनके लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन। पास करा दिए स्पेशल मेजोरिटी से, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास नाम मात्र का, उसने थप्पा लगा दिया तो जो आपके जज रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे, उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो ये पूरा कंडीशन होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में समझ लिए, लेकिन इसी को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये जो जजेस कमेटी है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जजेस कमेटी एक्ट आया था 1968 में, उसके अंदर ये सारी प्रोसीजर लिखी हुई है ना, ये सारी प्रोसीजर लिखी हुई है। अब ये वाला जो है आर्टिकल नंबर, हाँ दूसरा पेन में चूज करता हूँ यहाँ से, सब क्लॉज 2 में ही दिया गया है एज ऑफ रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज होते हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी होती है, 65 होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और चीज़ें भी यहाँ से देख लें, जैसे कि आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया, हमने 124 देख लिया जिसमें कि बेसिकली सीजीआई के बारे में दिया गया था। ठीक है, और हम लोग जो इंपॉर्टेंट आज जो हमारा लेक्चर है जिस तरीके से जा रहा है उसके मद्देनजर अगर उसको पढ़ते चले तो हम लोग देखेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 130 है वो बताता है सीट ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बताता है जो दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एक है 143 आर्टिकल नंबर जिसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, लेकिन ये जो एडवाइस लेगा ये उस पर बाइंडिंग नहीं होगी, प्रेसिडेंट पर ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज बस याद रखनी है आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ सीजीआई के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो 1 सेकंड का ब्रेक ले लें, गला सूख रहा है मेरा यहाँ पर। ये कौन है भाई, ये है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और पीछे नहीं के बैठे होंगे बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। और ये कौन है, ये भी छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मनमोहन सिंह जी। कभी मनमोहन सिंह जी के बारे में पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे, कांग्रेस में जाके थोड़ा सा फंस गए थे बस, और कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सीएम और सीओएम के बारे में अब हमारा टॉपिक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है इधर या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा और वो राज्यसभा का मेंबर होगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ही है। लोकसभा के मेंबर हैं मोदी जी और राज्यसभा के मेंबर थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो या तो वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है या तो वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लोकसभा का ही मेंबर हो। यहाँ पर आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़े, तो जो सीएम और सीओएम के जो आर्टिकल्स होते हैं वो 74 से लेकर 78 के बीच में दिए हुए होते हैं। देखते हैं हम लोग एक एक करके कि क्या ऐसा खास बनाता है इन आर्टिकल्स को। हाँ,
सबसे पहले 74 में दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड इन एडवाइस दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए ही ये बने होते हैं, इनको एडवाइस देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या काम होता है सीएम और सीओएम का? तो यही होता है। ठीक है, एड एंड एडवाइस करने का। देन आता है आर्टिकल नंबर 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। ध्यान सुनिएगा, अब ये जो आपको 6 सब क्लॉज दिख रहे हैं, इसी में कहानी हो जाती है बहुत बड़ी। फर्स्ट सब क्लॉज में दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, अदर मिनिस्टर, वो अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया। उन सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। सबसे पहले होती है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, फिर होती है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट। लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है तो जो प्रेसिडेंट है वो पूछता है, किससे पूछता है? पीएम से पूछता है। ठीक है, इसी के अंदर दिया गया है कि जितनी भी लोअर हाउस की स्ट्रेंथ होगी, मतलब जितनी भी इधर पे अगर मैं बताऊं, जितने भी मिनिस्टर बनेंगे, है ना, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, सरकार बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, उनकी संख्या लोअर हाउस या लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। 75 में भी इसी के सब क्लॉज बी में दिया गया है डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन का मतलब होता है 10th स्केड्यूल से बिलोंग करता है, 10th स्केड्यूल से बिलोंग करता है। डिफेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी से बता देता हूं मैं। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक नेता एक पार्टी का चेहरा दिखा के वोट मांग लेता है, देन जीत जाता है, और आगे चल के ज्वाइनिंग के टाइम वो पार्टी ही चेंज कर लेता है, तो ये तो धोखाधड़ी वाला केस हो गया। इसी चीज़ को कहा जाता है डिफेक्शन। 1952 में हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट 10th स्केड्यूल के अंदर आता है। 75 सब क्लॉज सेकंड बोलता है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली चीज आई है जो आपको नई समझाने का मौका मिला है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे इनको निकाल सकता है बिना किसी से पूछे। ठीक है, यहाँ पर कोई इनका टर्म नहीं होता कि इनको कितने साल तक काम करना है, नहीं करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट को जब तक प्लेजर देते रहेंगे काम होता रहेगा। प्रेसिडेंट को जब अच्छा नहीं लगेगा, काम सही नहीं चल रहा, वो तुरंत उनको उनकी पोस्ट से हटा देगा। 75(3) में बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अगर सरकार गिरती है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? यही मिनिस्टर्स होंगे। 75 फोर्थ ओथ बाय द मिनिस्टर, ओथ बाय द प्रेसिडेंट। जितने भी सबको मतलब ओथ है वो कौन दिलाता है? वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, अपॉइंट में यही करेंगे। 75 सब क्लॉज बी में बताया गया है मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर 6 महीने तक नहीं है तो वो बन ले, नहीं तो वो सीज हो जाएगा और उसकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। 75 सब क्लॉज 6 में बताया गया है सैलरी और उसकी अलाउंसेस के बारे में। ठीक है, कहाँ से निकलती है सैलरी और अलाउंस? तो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है। पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। बाकी जैसे प्रेसिडेंट हो गए हैं या गवर्नर हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गया, स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, इन सब की कहाँ निकलती है? इन सबकी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है, और वो भी उसके चार्ज एक्सपेंडिचर से निकलती है, ना कि वोटेड एक्सपेंडिचर से निकलती है। तो ये सब आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 66 अभी काट दीजिए, क्योंकि इसको हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वहां पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 77 में ये बताया गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी काम होंगे वो सारे, जितने भी बिजनेस होंगे वो सारे प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। और 78 में ये बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एज अ लिंचपिन काम करेगा सीओएम के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में, है ना। इनकी बातें यहाँ पहुंचाएगा, इनकी बातें यहाँ पहुंचाएगा, बीच वाला काम करेगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को ही हम लोग रियल हेड बोलते हैं, जबकि होना चाहिए प्रेसिडेंट को, तो कंफ्यूज नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग रियल हेड बोलते हैं। ये होता आपका रियल हेड, तो ये होता है फर्जी हेड। ये नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड। ठीक है, ये होता है आपका, कहाँ गया, डिफेक्टो हेड। ये होता है आपका डी ज्यूरे हेड, डी ज्यूरे हेड। तो ये सब याद करना है आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। अब ध्यान से देखिएगा जो जो और चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहले तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। यहाँ पर उसकी जो टर्म होती है, कार्यकाल होता है उसके और उसके मिनिस्टर्स का, वो 5 साल का होता है। सरकार हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाता है। अब अगर रिजाइन देना हो, रिजाइन देना हो इनको, तो ये किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देंगे। ठीक है, और इनका जो इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, ये कैसा होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप समझ में आ गया डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपस में लिंक्ड हैं, इनको कंफ्यूज मत खोइएगा। यहाँ पर हो गया
CM COM के बारे में। अब हम देखेंगे आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है ये महाशय, किसी को पता है? तो ये हैं आर वेंकट रमनी। ठीक है, इंडिया के 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे MC सेतलवाद। MC सेतलवाद, ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अब इनके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले कि इनके आर्टिकल्स, इनका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 76 है, जो कि हमें बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इंडिया का मतलब हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके कुछ सब क्लॉसेस होते हैं, सब क्लॉज 1 2 3 4 सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले में दिया गया अपॉइंटमेंट। अब अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो ये करेगा प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट। इसी में क्वालिफिकेशंस के बारे में भी दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी, सेम एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी। क्या क्या थी उसकी क्वालिफिकेशन कि भाई 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, है ना, या 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में, या ज्यूरिस्ट रहा हो इन दी आई ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सारी जो कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है, सेम रहती हैं CJI की जितनी। ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है इसमें सेकेंड में, किसकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है। थर्ड में दिया गया है राइट टू ऑडियंस के बारे में दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है कि ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, प्लस ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, 6(4) में दिया गया है अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि इसका कोई टर्म नहीं होता है, टेन्योर नहीं होता है। जब तक चाहे अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर बने रह सकता है, प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा, उस पोस्ट पर बना रहेगा। प्रेसिडेंट जब चाहे उसको उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है बिना उसको रीजन दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। अटॉर्नी जनरल का एक, यहां पर लिखूं अगर मैं, इनका एक असिस्टेंट भी होता है जिसको हम लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनका एक असिस्टेंट होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मन करा कि चलो भाई रिजाइन दे देते हैं, तो ये अपना रिजाइन देंगे किसको, ये अपना रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट को, कि भाई अब ज़्यादा बहुत काम कर लिया, अब काम हमें नहीं करना है, इन्होंने दे दिया रिजाइन। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो हम लोग ने देख ली कि इनकी प्रेसिडेंट करता है और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक काम करते हैं, तो जब चाहे प्रेसिडेंट इनको निकाल सकता है, कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और इनके खिलाफ, यहाँ पर अगर मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इनका जो काम होता है ये लीगल एडवाइज़र होते हैं, लीगल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट, है ना। लेकिन ये जो एडवाइस देते हैं ये गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल हम लोग देख लिया है। ओथ कौन दिलाएगा इनको, तो इनको भी जो ओथ है अपॉइंट कर देते हैं, और इनको भी जो ओथ दिलाएंगे, अगर इनको ओथ दिलाई जाएगी तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। वैसे इसकी कोई प्रोसीजर होता नहीं है, आर्टिकल ऐसा शायद दिया नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन अगर दिलाएंगे तो प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पर, जो होती है कैग की अपॉइंटमेंट। ये कौन महाशय है यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं के नारायण मूर्ति, लिख रहा था मैं भी, के संजय मूर्ति, जो कि प्रेजेंट में 15th नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल हैं। ठीक है, 15th नंबर की। फर्स्ट नंबर के जो इंडिया में कौन थे, वो थे वी नरहरि राव। तो ये पहला भी आपको याद करना है, क्योंकि पहले के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। सॉरी।
अब जो, एक सेकेंड रुकिएगा, क्या, जो कैग है आपकी, उसके जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में दिए गए होते हैं, ठीक है। कैग को ही हम लोग गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं, और हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जितने भी अकाउंट डिपार्टमेंट है यही संभालते हैं, आपका पैसा यही संभालते हैं, ऐसा समझ लीजिए। जो आप टैक्स मैक्स देते हैं, सबका जो ख्याल हो, लेखा जोखा है, वो सारे यही रखते हैं, इसलिए इनको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 148 स्टार्टिंग करता है, जो बताता है कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। अब इसके कुछ सब क्लॉसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, जिससे कि हम लोग को कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सब क्लॉस ए में ये दिया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट के बारे में, कि अपॉइंटमेंट करेगा कौन, तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है इनकी। और इसी में ही इनका रिमूवल के बारे में दिया गया कि रिमूवल इनका सेम रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जैसे। जैसे उनका कठिन रिमूवल था, सेम इनका भी कठिन रिमूवल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जैसे इनका रिमूवल होता है। एक चीज़ बस इनके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है कि इनकी ऐसी कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं होती है ना, कि इतना आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जैसे लगती है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए अलग, प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग, है ना। अभी हमने देखा पीछे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अलग लग रही थी, कैग के लिए नहीं लगती है। कैग के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, किसी को भी कर सकता है, और खासकर ऐसे बंदों को करता है जो आईएएस या आईपीएस जैसे बैकग्राउंड से हो, तो खासकर इन लोग को कर देता है वो अपॉइंटमेंट, ठीक है। सेकेंड सब क्लॉज में ओथ के बारे में दिया है। ओथ कौन दिलाएगा, ओथ प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड में दिया गया है सैलरीज के बारे में। सैलरीज के बारे में बताया गया हमें, और इसी में ही हमें ये बताया गया है कि जो इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एज ऑफ रिटायरमेंट, या तो इन लोग अपॉइंट होने के 6 साल तक सर्व करेंगे या टिल दी एज ऑफ 65, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं इन लोग, ठीक है। सैलरीज के बारे में भी इसमें दिया गया, और उसमें यही बताया गया कि अगर एक बार जो कैग है, अगर एक बार कोई इंसान कैग अपॉइंटमेंट हो जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैग में हो जाती है, तो फिर उसकी जो सैलरी है, उसकी जो छुट्टियां हैं, उसकी जो पेंशन है, और उसकी जो रिटायरमेंट एज है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं होगा। ये सब इसी में बताया गया है। सब क्लॉज 4 में बताया गया है नो जॉब आफ्टर कैग। अगर आप एक बार कैग बन जाते हैं, इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी इंडिया में रेस्ट्रिक्शन है खास करके, ठीक है। इसी में बताया गया है कि अगर ये लोग अपना रिज़ाइन देंगे, तो ये लोग अपना रिज़ाइन देंगे प्रेसिडेंट को। ये टर्म पहले होने से पहले अगर उनको रिज़ाइन देना है, तो किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन अपना पकड़ाएंगे, ठीक है। फिफ्थ में बताया गया है कि जो कैग का जो स्टाफ रहता है ना, उनके खिलाफ नहीं, मतलब इसमें ये बताया गया कि ओनली प्रेसिडेंट मेक्स स्टाफ रूल्स फॉर कैग ऑफिस, है ना। कैग ऑफिस या कैग स्टाफ के लिए जो रूल्स है वो कौन बनाएगा, वो प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन इसको कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कैग से, उसके बाद ही बनाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 का सब क्लॉज 6 हमें ये बताता है सैलरी और पेंशन ऑफ दी कैग कहाँ से निकलती है, इनकी सैलरी और पेंशन, तो ये सब निकलती है कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हम लोग ने देख लिया था कि कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से किस किस की सैलरी विदड्रॉल हो रही थी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 149, इसमें ये बताया गया है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कैग की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 150, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। यूनियन स्टेट की एक अकाउंट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, मतलब कि यहाँ पर ये एक रिपोर्ट बनाएगा कैग। और लास्ट 151 में ये जो रिपोर्ट बनाएगा ऑडिट की, रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं कैग के, ठीक है। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं समझाऊँ सॉरी कि कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसमें होता है जो सैलरी निकलती है वो निकलती है चार्ज एक्सपेंडिचर से, और एक निकलती है वोटेड एक्सपेंडिचर से। स्केड्यूल 2 की बात करें, जिसमें कि एमोलूमेंट और सैलरी के बारे में दिया गया है, तो इसमें दी गई है प्रेसिडेंट की सैलरी,
प्रेसिडेंट की सैलरी दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी दी गई है, गवर्नर की सैलरी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी दी गई है, कैग की सैलरी दी गई है, स्पीकर की सैलरी दी गई है, स्पीकर या तो वो लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, चेयरमैन की सैलरी दी गई है या तो वो राज्यसभा का हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, और लास्ट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी सैलरी के बारे में बात करता है स्केड्यूल 2, और इन सब की जो सैलरी है कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर से निकलती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन नहीं है, स्केड्यूल 2 में कौन कौन नहीं है, तो इसमें पीएम नहीं है, सीएम नहीं है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। तो ये सारे स्केड्यूल 2 से बिलोंग नहीं करते हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गवर्नर के बारे में। तो जो गवर्नर के आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आर्टिकल नंबर, अगर मैं साइड में लिखूँ तो वो होते हैं आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 161। अगेन मैं बता रहा हूँ ये एक रेफरेंस है, इसके अलावा भी आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं गवर्नर के बारे में। ये कौन है, ये जिनकी फ़ोटो है ये है कौन, तो ये है सरोजिनी नायडू। ठीक है, यूपी की फर्स्ट गवर्नर या फर्स्ट फीमेल गवर्नर, दोनों ही कह देते हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी थी, और इंडिया की भी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से कंफ्यूज मत करिएगा, वो गवर्नर जनरल थे। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, सरोजिनी नायडू जी थी। आर्टिकल्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो 153 में बताया गया है गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ये बताया गया है। 154 में ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ये बताया गया है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। 55 में बताया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट बनता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है अपॉइंटमेंट, तो ये करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को। 156 में दिया गया है टर्म के बारे में, ध्यान सुनिएगा, टर्म ये इंपॉर्टेंट बनता है गवर्नर के रिगार्डिंग। जो गवर्नर की टर्म होती है वो होती है 5 साल, लेकिन इसी में ही ये दिया गया है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक काम करेगा। प्रेसिडेंट को जब तक प्लेजर देता रहेगा काम चलता रहेगा। अगर प्रेसिडेंट को लगा काम सही नहीं हो रहा है तो वो गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटा सकता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रीज़न दिए भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। टर्म 5 साल का है, 5 साल के पहले ये रिज़ाइन दे सकता है, अपना रिज़ाइन देगा किसको, तो अगेन ये अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा। तो ये भी आपको याद करके चलना है। देन आगे बढ़ें अगर हम लोग, तो आर्टिकल नंबर 157 में दिया गया है क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्वालिफिकेशंस टू बी गवर्नर, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पहली तो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, देन सेकंड है 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए इसकी। आर्टिकल 158 में बताया गया है कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स पोस्ट, क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट पर ना हो, अगर है तो तुरंत छोड़ दे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होना चाहिए, है तो छोड़ दे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 159 ओथ के बारे में बताता है गवर्नर की। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 160 बताता है डिस्चार्ज ऑफ, लिख नहीं रहा हूँ, डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन, गवर्नर फंक्शंस इन सर्टेन कंटिजेंसीज, अगर मतलब गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो इनकी जगह पर फैसले कौन लेगा। 161 में दिया गया है गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। पार्डनिंग पावर्स को मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आर्टिकल्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया गवर्नर के रिगार्डिंग। गवर्नर के रिगार्डिंग एक चीज़ और याद करिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोई नो रिमूवल ग्राउंड होते हैं, मतलब कोई रिमूवल का ग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, और 7th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी यही बताया गया था कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो ये भी आपको याद करे हुए चलना है हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में देख लें, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस हाई कोर्ट्स के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में, तो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल हैं वो 214 से लेकर 232 के बीच में लाई करते हैं। देन 233 से 237 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट के स्टार्ट हो जाते हैं, ये हमें पता है। ये कौन है, तो ये हैं एना चांडी, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये फर्स्ट फीमेल जज थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल जज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ की थी, केरला में अपॉइंट थी, केरला के सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट या स्टार्टिंग में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। कब थी, और ये 1937 के बाद। देन उसके बाद चल के 1959 से लेकर 1967 ऑलमोस्ट इतने साल ये केरला के हाई कोर्ट में इन्होंने सर्व किया है एज अ जज, ठीक है। एज अ जज की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं पूछ लूँ कि फर्स्ट फीमेल सीजे ऑफ हाई कोर्ट, तो वो हो जाएंगी आपकी लीला सेठ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में सर्व किया है। कब किया था, और ये 1991 में। और ये कहाँ की थी आपकी लीला सेठ, तो ये अहमदाबाद कह रहा हूँ, इलाहाबाद यूपी की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब गवर्नर के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ याद रखना है कि गवर्नर जैसे कि अपॉइंट होता है, उसको अपॉइंट, अगर मैं यहाँ बताऊँ, ये जो गवर्नर की हमने बात करी है अभी, गवर्नर अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन ये चीज़ लिखी नहीं है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नर है वो किसी और स्टेट में अपॉइंट होता है। ये बात सत्य है, प्रूवन है, मतलब ये एक तरीके की रीति चली आ रही है, लेकिन ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी आपको याद करके चलना है। अब ये जो मैंने आपको हाई कोर्ट के आर्टिकल्स बताए, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, जो क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो सीजे है, सीजे ऑफ हाई कोर्ट है, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, इनके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अगर इनको अपना रेजिग्नेशन देना हो तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, अगेन ये प्रेसिडेंट को देंगे। अच्छा, सीजे ऑफ हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है, सीजे ऑफ हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाएंगे गवर्नर। और गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो सीजे ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं ये भी, तो ये चीज़ आपको याद करना है। इनकी क्वालिफिकेशन और कंडीशन क्या क्या होती हैं, उनके बारे में अगर हम लोग देख लें, तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के में पढ़े थे कि 10 साल कम से कम एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, ही मस्ट होल्ड द जुडिशियल ऑफिस, एनी जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी जुडिशियल ऑफिस उसने होल्ड किया हो 10 साल के लिए, है ना। और सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो, सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, बिल्कुल कंपलसरी है इसके रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग हमें ये याद करना है कि सीजे ऑफ हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है, इनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी होती है, वो 62 ईयर्स होती है। और इसको लेके कभी डिस्प्यूट हो जाए तो फाइनल जो फैसला होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, वो कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। लेकिन वो रिकमेंडेशन ले सकता है सीजेआई की, तो ये भी आपको याद करना है। और क्या पता होना चाहिए सीजे ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, कि इनका जो रिमूवल प्रोसेस है ना, वो सेम रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जैसे। कि हमने देखा था लोकसभा में आ रहा है, राज्यसभा में आ रहा तो एटलीस्ट 50 लोग उसको साइन करेंगे, लोकसभा में आ रहा तो एटलीस्ट उसको 100 लोग साइन करेंगे, देन वो
जजेस की एक कमेटी बैठती है 3 लोगों की, वहाँ से अगर उसको गिल्टी बता दिया गया तो वो जाएगा फिर लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास, फिर यहाँ से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने मुहर लगाई तो जो जज है उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और वो रिमूव हो जाएगा। अभी एक इस टाइम पे जस्टिस वर्मा का नाम बहुत चल रहा है न्यूज़ में, अगर आपने सुना हो कि उनके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, और शायद अगर उनके खिलाफ प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो पहले जज बन जाएंगे जो रिमूव होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या क्या पढ़े थे हमने? जजेस के रिमूवल के ग्राउंड्स क्या होते हैं? तो 2 ग्राउंड होते हैं, एक तो होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक होता है इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड्स होते हैं जजेस के रिमूवल के, ठीक है। मान लेते हैं अगर किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर करता कौन है? वो ट्रांसफर करता है प्रेसिडेंट करता है ना। सीजीआई की रिकमेंडेशन लेता है, प्लस जिस स्टेट में हो रहा है वहाँ के गवर्नर से बात करता है, प्लस जहाँ के स्टेट में हो रहा है वहाँ के हाई कोर्ट के जज से भी कंसल्ट करता है। मतलब इतने सारे लोगों से कंसल्ट करा जाता है उसके ट्रांसफ़र के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके खिलाफ कह रहा हूँ, इसके लिए सीजे ऑफ हाई कोर्ट के लिए और उनके भी जो अदर जजेस हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग ने पीएम प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखा था, अब हम लोग देखेंगे सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि क्या होता है सीन, ठीक है। सबसे पहले कि पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आर्टिकल थे वो थे 74 से लेकर 75, 76, 77 और 78, यही आर्टिकल्स थे। सब में जोड़ दो 89, तो ये मिल जाएगा हमें 163, 164, 165, 166 एंड देन 167। ये हो जाएंगे सीएम और सीओएम के आर्टिकल्स, ठीक है। ये आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिएगा। अब इनके अंदर दिया क्या है मैं तो वो बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो सीएम होता है, किसी भी स्टेट का सीएम होता है या सीओएम होता है, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनका जो टर्म होती है वो कितनी होती है? वो 5 साल होती है भाई। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होती है क्योंकि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो ये गवर्नर करते हैं, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है? तो ओथ भी गवर्नर दिलाता है। वहां पर हम लोग ने देखा था कि वहां पर पीएम और उनके सीएम को ओथ कौन दिला रहा था? तो वो प्रेसिडेंट थे। अगर प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिला रहे हैं पीएम को या गवर्नर ओथ नहीं दिला रहे हैं सीएम को, तो कौन दिलाएगा उनकी जगह? वो अपॉइंट करेंगे एक प्रोटेम स्पीकर को। प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं पीएम के केस में और गवर्नर भी कर सकते हैं सीएम के केस में, और इस प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ रहता है ओथ दिलाने का, ठीक है। तो ये भी चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर सरकार गिरती है तो वो उनकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और ये सारी चीज़ें सेम ही रहती है जैसे हम लोग पीएम और उनके सीएम के जैसे पढ़ी, सेम एग्जैक्ट वही रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखें तो अब इम्पॉर्टेंट बनता है इनके बारे में थोड़ा सा जानना भी है। भाई साहब कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है, ये आपको याद रखना है और उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल नंबर 165 में इनके बारे में दिया गया है। ये कौन है? ये है अजय कुमार मिश्रा, यूपी के एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको अपॉइंट कौन करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ये लोग अगर रिज़ाइन देंगे तो ये देंगे अपना गवर्नर को, ठीक है, क्योंकि गवर्नर ही मेन काम कर रहा है सारे। तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर, ठीक है। अगर ये अपना रिजाइन देगा तो ये किसको देगा? गवर्नर को रिजाइन देगा, ठीक है। मेन चीज ये है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे कौन कर रहा था? जैसे कर रहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो सब क्लॉज 3 था 76, उसमें हमने पढ़ा था राइट टू ऑडियंस, ठीक है। लेकिन
इनके केस में, किनके केस में, ये जो 165 का थर्ड, ऐसा कोई सब क्लॉज होता ही नहीं है जो हमें बताया राइट टू ऑडियंस, ठीक है। 165 सब क्लॉज 3 हमें बताता है कि ये जो है अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, ये गवर्नर के प्लेजर तक काम करेगा, गवर्नर के, ठीक है। मतलब गवर्नर इसको किसी भी टाइम हटा सकता है इसके पोस्ट से। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि अभी हमने जैसे देखा कि इसको राइट टू ऑडियंस का हक नहीं है, लेकिन ये राइट टू ऑडियंस प्रैक्टिस कर सकता है सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, पूरे यूनियन के अंदर नहीं कर सकता। उसका हक सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है इनकी? क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो होती है हाई कोर्ट के जज की, सेम होगी किसकी? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की। और इनको रिमूव कौन करेगा? तो इनको रिमूव भी करेंगे आपके गवर्नर, क्योंकि उनके प्लेजर तक ही तो काम कर रहा है भाई साहब, ठीक है। इनका काम क्या होता? तो ये भी लीगल एडवाइज़र होते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो रहे थे लीगल एडवाइज़र। लेकिन ये जो लीगल एडवाइस देंगे ये बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पर, ठीक है। ये बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं एक नई चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के बारे में। तो ये है आपकी लोकसभा, ये है आपकी लोकसभा, और ये इसके बाद आएगी आपकी राज्यसभा, जो हम लोग देखेंगे। आर्टिकल नंबर 79 हमें पार्लियामेंट के बारे में बताता है, 80 हमें राज्यसभा के बारे में बताता है, और 81 हमें लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है। अब लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में? 550, ठीक है। पहले 552 होते थे, ये जो दो हैं एक्स्ट्रा, इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है, क्योंकि रिजर्व होते थे एंग्लो इंडियंस के थ्रू। और ये हुआ कब था? तो ये 2019 में हुआ था, ठीक है। अब ये जो 550 मेंबर्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो ये जो 530 हैं ये आते हैं आपके स्टेट से, और जो बच गए 20 हैं ये आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से, और ये इलेक्ट होकर आते हैं, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। देन सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर हमें अपना मिलता है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि जो लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। फर्स्ट सिटिंग हमने देखी 13 मई 1952 को हुई, सेम राज्यसभा की भी इसी दिन हुई थी। हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, और 1954 में इसको लोकसभा भी बोला जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लोकसभा के अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपका होता है स्पीकर, जो कि सेशन को प्रेसाइड करता है। स्पीकर के बाद इसी में होता है डिप्टी स्पीकर, और इसी में ही आपके होते हैं चैनल कह रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। सेम राज्यसभा में भी होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होंगे, काउंसिल में भी होंगे, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ पैनल ऑफ चेयरपर्सन की, ठीक है। अब लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है टोटल 10 लोगों का, मैक्स टू मैक्स 10 लोगों का हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में जान लें कि ये जो स्पीकर है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लोकसभा के सेशन को प्रेसाइड कौन करता है? तो वो करेगा स्पीकर। मान लेते हैं अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है, मतलब उसकी सीट खाली है का दो मतलब है, अगर उसकी सीट वैकेंट है या तो उसकी जो सीट है वो एब्सेंट है। अगर सीट उसकी वैकेंट होगी तो स्पीकर की कुर्सी कौन संभालेगा? डिप्टी स्पीकर संभालेगा, ठीक है। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो जो चेयरपर्सन है पैनल के, उसमें से कोई आगे आएगा और वो प्रेसाइड करेगा सेशन को। सेम अगर सीट एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर संभालेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई आएगा और संभाल लेगा। ये रूल लिखे हुए हैं वहाँ पर। अब वेकेंट वाली कंडीशन में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है वो सेशन को प्रेसाइड करने के लिए, ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन प्रेसिडेंट कर सकता है। स्पीकर यहाँ देखें अगर हम लोग, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को इलेक्ट करते हैं, दोनों को इलेक्टेड बाय दी हाउस, दोनों को उनका हाउस ही चुनता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। और स्पीकर के इलेक्शन की डेट और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट
स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन तय करता है? तो ये करेगा प्रेसिडेंट, और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट ये करता है आपका स्पीकर। ठीक है, ये जो स्पीकर के आर्टिकल हैं, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ये दिए गए हैं आपके 93, 94, 95, 96 के बीच में। आर्टिकल पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं उसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको इनके हाउस के लोग ही इलेक्ट करते हैं। ये भी देख लिया हमने, इलेक्शन की डेट देख ली है। अब यहाँ पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन देख लिया है। आपको ये याद रखना है कि जो लोकसभा है वो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है, एबॉलिश हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पीएम है प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 75, उसमें दिया गया था कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लोकसभा के डिसॉल्व होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर अगर हम लोग 100 पे जाएं तो 100 में एक चीज़ दी गई है जिसको कहा जाता है कोरम, कि सेशन को प्रेसाइड करने के लिए एटलीस्ट 1/10 मेंबर होने चाहिए उस हाउस के। और इसी में एक चीज़ बात कही गई है वोटिंग की। ठीक है, अब वोटिंग होती है दो तरीके की, एक होती है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और एक होती है अपनी कास्टिंग वोट। ठीक है, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस कौन करता है? जो यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, है ना, वो करते हैं। और कास्टिंग वोट कौन करता है? तो वो जो यहाँ बैठा रहता है स्पीकर। मान लीजिए सबने वोट करा वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, 50-50% सबको, मतलब 50-50% रिजल्ट आया कि 50% लोग चाह रहे हैं इसको मिले, 50% चाह रहे इधर जाए। अब जो फाइनल एक वोट डिसाइड करेगा उसी को कहा जाता है कास्टिंग वोट। और ये कौन करता है? ये स्पीकर करता है। राज्यसभा में होगा तो कौन करेगा? चेयरमैन करेगा वहाँ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जो बैठ रहा है आपका स्पीकर, उसके खिलाफ रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है? रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तब वो यहाँ नहीं बैठेगा। तब वो कहाँ बैठेगा? यहाँ सबके साथ बैठेगा। ठीक है, तब वो इस कुर्सी पे ना बैठ के, इस कुर्सी पे ना बैठ के यहाँ पर सबके साथ बैठेगा। तब वो कास्टिंग वोट भी नहीं करेगा, तब वो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेसाइड कौन करेगा? तो या तो डिप्टी स्पीकर कर लेगा या तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई निकल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है लोकसभा का जितना भी था। अब हम देखेंगे राज्यसभा। आर्टिकल हमने देखा कौन सा था? 80। ठीक है, यहाँ पर जो बैठता है उसको कहते हैं चेयरमैन। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ठीक है, इसकी भी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो 13 मई 1952 की हुई थी। इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स बोला जाता था, 1954 में राज्यसभा कहने लगे। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है, आर्टिकल नंबर 64 में हमने पढ़ लिया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा होता है आपका, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है टोटल? तो ये होती है 250। लेकिन इसमें से जो 238 है ये तो इलेक्ट होकर आते हैं, बच गए जो 12 हैं वो नॉमिनेट होते हैं। वो नॉमिनेट होते हैं, उनको नॉमिनेट करता कौन है? तो उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और किस फील्ड में करता है? तो लिटरेचर में करेगा, साइंस में करेगा, आर्ट्स में करेगा और सोशल सर्विस में करेगा। इन फील्ड में उनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो ये भी अपना याद हो गया। और इनके जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के आर्टिकल्स हैं वो हैं 89, 90, 91, 92। ठीक है, और यहाँ जो मिनिस्टर्स बैठते हैं उनके आर्टिकल थोड़े और अगर हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर है। सेम यहाँ भी कंडीशन रहती है, सेशन को प्रेसाइड चेयरमैन करता है। ठीक है, सेशन यहाँ पर लिखिए राज्यसभा। राज्यसभा के सेशन को प्रेसाइड कौन करता है? तो ये चेयरमैन करता है। ठीक है, अगर चेयरमैन की सीट खाली हो, खाली हो का मतलब या तो वो वेकेंट हो जाएगी सीट या तो वो एब्सेंट हो जाएगी। सेम कौन संभालेगा फिर? डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन, यहाँ भी डिप्टी चेयरमैन संभालेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन नहीं है, दोनों कंडीशन है, फिर कौन संभालेगा? तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई निकल के आएगा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई निकल के आएगा, वो संभालेगा। या तो प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट कर देगा या इलेक्ट करेगा कि भाई तुम अभी के लिए, फिलहाल के लिए सेशन को प्रेसाइड करो। और यहाँ पर जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो मैक्सिमम 6 लोगों का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब जो चेयरमैन है उसके इलेक्शन के बारे में तो हम लोग ने देख लिया था क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट था, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिस्सा ले रहे थे। हम देखेंगे यहाँ पर जो डिप्टी चेयरमैन होता है, जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसका इलेक्शन होता कौन है? उसको भी सिर्फ राज्यसभा वाले चुनते हैं। ठीक है, और इसके डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन की डेट कौन तय करता है? तो इसके इलेक्शन की डेट चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट खुद करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सेम यहाँ भी होता है कि वोटिंग, जैसे हमने देखी कि वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस थी। ठीक है,
और कास्टिंग वोट थी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है जो नीचे लोग बैठे हैं, है ना, जो नीचे लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर बैठा है चेयरमैन, वो वोट नहीं करता वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस में। कौन करेंगे? जो यहाँ पर लोग बैठे हैं। और जो कास्टिंग वोट, एक सिंगल वोट डिसाइडिंग वोट रहता है, वो कौन करता है? तो वो चेयरमैन करेगा, मतलब जो ऊपर बैठा रहता है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि अगर चेयरमैन के रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तब वो कहाँ बैठेगा? तब वो यहाँ ना बैठ के सबके साथ नीचे बैठेगा, तब वो यहाँ पर भी वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तब वो यहाँ पर, मतलब कि वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस में भी वोट नहीं कर पाएगा। जबकि अगर स्पीकर के खिलाफ, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, वो यहाँ बैठेगा तो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो चेयरमैन होता है ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, मेंबर नहीं है तो भाई वोटिंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर चीज क्लियर हो गई। जो आपकी राज्यसभा है, नेवर डिसॉल्व, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। इसके 1/3 मेंबर हर एवरी 2 ईयर में रिटायर होते हैं, ठीक है। इसको एल्डर्स हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो आपकी हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो कुछ स्पेशल, यानी कि सिर्फ 6 ही स्टेट में देखने को मिलती है, वो उसको हम कबूतम से याद रखते हैं, है ना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दोनों जुड़े हुए हैं, देन बिहार, यूपी दोनों जुड़े हुए हैं, तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं, दो दो का पेयर बना के, ठीक है। तो इन 6 ही जगह पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट्स में है, ये 6 ही स्टेट में क्यों है, बाकी सारे स्टेट में क्यों नहीं है? तो देखिए, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अगर कोई स्टेट चाहे कि हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होनी चाहिए, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल लाया जाएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होनी चाहिए। उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली से स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो ये जाएगा पार्लियामेंट के पास, तब ये जाएगा पार्लियामेंट के पास, और वहां से ये पास होगा विद दी सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। और देन अगर प्रेसिडेंट इस पर असेंट दे देता है अपनी, तो वहां पर उस स्टेट में क्या बन जाएगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी। और अगर कोई स्टेट चाहे कि भाई ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे स्टेट में है उसको हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो भी जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और डिफरेंस क्या होता है इसमें? तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वोटिंग होती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है, डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये सिर्फ एबॉलिश हो सकती है, ठीक है। डिसॉल्व नहीं होगी, एबॉलिश हो सकती है। एबॉलिश कैसे होगी? वही मैंने बताया कि पहले लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से पास होगी, देन पार्लियामेंट से, लेजिस्लेटिव असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगी, देन पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से अगर वो बिल पास होता है, प्रेसिडेंट असेंट देता है, तो वो एबॉलिश हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी है? तो ये 500 मैक्सिमम है ना। मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 60 होते हैं, और कई स्टेट्स में 30 भी मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। और स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम होंगे 40, और स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनके एलए के जो स्पीकर हैं और जो डिप्टी स्पीकर हैं, ठीक है, इनको उनका हाउस खुद इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय द हाउस। और ये जो एलसी के स्पीकर हैं, और सॉरी एलसी के तो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन है, और जो डिप्टी चेयरमैन है इनको भी उनका हाउस खुद इलेक्ट करता है, तो इलेक्टेड बाय द हाउस, ठीक है। तो इनका हाउस खुद ही चुनता है। अब इनकी डेट कौन तय करता है? स्पीकर की डेट गवर्नर करेगा, ताकि किस दिन इलेक्शन हो। डिप्टी स्पीकर की स्पीकर तय करेगा। सेम रहेगा किसके केस में? यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो इलेक्शन की डेट है,
डिप्टी चेयरमैन की कौन तय करेगा? चेयरमैन करेगा। और चेयरमैन की कौन करेगा? गवर्नर करेगा। तो यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये डिजॉल्व हो सकती है तो इसका टर्म होगा कुछ ना कुछ, तो इसका टर्म होता है 5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर होती है। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रेजिग्नेशन के बारे में हम लोग देख लें कि रिज़ाइन कौन किसको देता है, तो लोकसभा में, पहले मैं लिख लेता हूँ, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, ठीक है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। अब इनका जो रेजिग्नेशन का, ये लोग रिज़ाइन किसको देते हैं, ठीक है, तो जो स्पीकर होगा, ध्यान से सुनिए, लोकसभा की बात हो रही, स्पीकर अपना रिज़ाइन देगा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना रिज़ाइन देगा स्पीकर को, एक दूसरे को रिज़ाइन देते हैं। राज्यसभा की बात कर लें तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो अपना रिज़ाइन देगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, और जो यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन है वो अपना रिज़ाइन देगा चेयरमैन को। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, जो चेयरमैन है और जो डिप्टी चेयरमैन है एक दूसरे को अपना रिज़ाइन देते हैं। और सेम रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में कि जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है वो एक दूसरे को अपना रिज़ाइन देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब रिमूवल का रेजोल्यूशन अगर इनके खिलाफ लाया जा रहा है कि इनको निकालना है, तो कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी नज़र दौड़ा लें। तो सबसे पहले अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का चेयरमैन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, क्योंकि चेयरमैन को हटाया नहीं जाता, हटाया वाइस प्रेसिडेंट को जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन की कुर्सी से हट जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी हमने देखा था वहाँ से हटाया जा रहा था। राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है ना, उसको कैसे हटाया जाता है, तो सबसे पहले उसको हटाने के लिए केवल ओनली राज्यसभा में हटाया, मतलब उसके खिलाफ जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा और 14 दिन का उसको नोटिस देना पड़ेगा, और ये इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट उसको हटाने के लिए, तो सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, अगेन 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और इसको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाएगा। अगर वो लाया जा रहा है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेम प्रोसेस रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी। क्या प्रोसेस रहेगी कि उसी हाउस में लाया जाएगा, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और उनको इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और एटलीस्ट वहाँ के रेजोल्यूशन जो लाया जा रहा है 50 मेंबर के सिग्नेचर होने ही चाहिए, एटलीस्ट 50 के तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लें, अगर आपने आर्टिकल नंबर 87 के बारे में पढ़ा जिसमें कि स्पेशल एड्रेस के बारे में बताया गया है, स्पेशल एड्रेस के बारे में बताया गया है, इस स्पेशल एड्रेस में दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल एड्रेस करता है। स्पेशल एड्रेस का मतलब होता है कि जब फर्स्ट सेशन होगा, आपका फर्स्ट सेशन होगा हर साल का, तब वो स्पेशल एड्रेस करता है, या जनरल इलेक्शन के बाद बात करता है जो स्पेशल एड्रेस तब करता है। तो 2 टाइम करता है ना, हर साल के पहले सेशन में करता है और जनरल इलेक्शन के बाद करता है। ये स्पेशल एड्रेस हमें आर्टिकल नंबर 87 बताया गया है। अब देखिए होता कुछ यूँ है कि जब इलेक्शन के बाद ओथ दिलाई जाती है उसको कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स। इससे ये पता चलता है कि भाई सरकार सहमति में है, मतलब कि ये चाह रही है कि हम सरकार बन के रहें, ठीक है। अगर ओथ नहीं दिलाई गई, मोशन ऑफ थैंक्स नहीं हुआ, तो जो अपोजिशन है वो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकता है। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया और अगर सरकार गिरने के चांसेस हुए तो सरकार वहाँ पर कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स होना ज़रूरी होता है, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू वो चीज़ हट जाती है। इससे पता चल जाता है कि सरकार की कितनी स्ट्रेंथ बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।